है खुदाई और पिछले करीब 177 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीदें अभी तक बरकरार है। तो कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना के तहत लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये, जहां पर बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। मेरा नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेकना बोरबिल में फंसी हुई है ना, उसको जल्दी से बाहर निकल आए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ बोरबिल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेकना को जल्दी से बाहर निकालिए। तो हीरालाल हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। हीरालाल, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या चल रहा है, और क्योंकि टनल की जो खुदाई है वो लगातार की जा रही थी, अभी क्या अपडेट है आपके पास, कितनी खुदाई हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूँगा पिछले 177 घंटों से लगातार बच्ची को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। 23 दिसंबर के दोपहर 2 बजे बच्ची इसमें बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी। उसके बाद लगातार एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान हैं जो उस बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा स्थिति ये है कि जो टनल बनाया जा रहा है वो 7 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है, क्योंकि टनल में हार्ड रॉक की जो चट्टान है वो इतनी सख्त है कि जो ड्रिल मशीन के जो बिट्स हैं वो टूट तक जाते हैं। जो उपकरण उनके पास है, तस्वीरों में हमने दिखाएंगे भी कि जिस प्रकार से जो चट्टान का स्वरूप है, जो चट्टान है कितनी सख्त चट्टान है कि वहाँ बिट्स भी काम नहीं कर पा रहे, नीचे स्पेस भी कम है, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, साथ ही जो हीटिंग है, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म है। इस वजह से जो स्पेस कम होने की वजह से जो जवान नीचे उतरे हैं, जो 3 सदस्यीय जो टीम है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, टनल की खुदाई करने में लगे हुए हैं, उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ड्रिल करते हैं, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो जो डस्ट उड़ रही है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जो पत्थर के टुकड़े उस चट्टान से ड्रिल करने के दौरान टूटकर बिखरते हैं वो उनकी आंख में जा सकते हैं। हालांकि उनको इंतजामात सारे उनके सुरक्षा के किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेस कम होने की वजह से और सख्त चट्टान होने की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कल शाम 5 बजे से लगातार जो टनल की खुदाई की जा रही है, तो रात से अभी तक मात्र सख्त इतनी जो चट्टान है कि कल रात से अब तक मात्र 2 फीट की खुदाई की जा सकती है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चट्टान है वो चट्टान न होकर एक पहाड़ नुमा जो है चट्टान उसको बताया जा रहा है, और इतना सख्त पत्थर है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 12 घंटे में मात्र 2 फीट की दूरी तय की गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे अब जो 2 फीट की दूरी और जो तय करनी है, बताया जा रहा है कि 8 से 8.5 फीट की जो दूरी कंप्लीट जो तय करनी थी, जो टनल बनाया जाना था, उसमें से करीबन 7 फीट तक की दूरी तय कर ली गई है। बच्ची तक पहुंचने में अभी और समय लगेगा, 1.5 से 2 फीट की खुदाई और बाकी है, क्योंकि 8 से 8.5 फीट तक की जो दूरी है बोरवेल के गड्ढे और इस जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया था पाइलिंग मशीन के द्वारा, उसमें 1.5 से 2 घंटे 7 से 8 घंटे जो बताए जा रहे हैं अभी और लगेंगे, क्योंकि जो 1.5 से 2 फीट की जो दूरी है वो जो चट्टान है वो काफी सख्त बताई जा रही है, जहां मशीन भी काम नहीं करे, क्योंकि मैनुअली। जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, अभी भी रेस्क्यू, जी मैं बताना चाहूँगा कि वो जो होल है जहाँ कुछ लोग जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो वहाँ लगातार जो नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नीचे जवान उतरे हुए हैं, उनसे संवाद किया जा रहा है। जो पाइप उसके जरिए नीचे डाला गया है उससे वो लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले रहे हैं, चट्टान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो नीचे उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, चट्टान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वो सारी स्थिति से वाकिफ होने के लिए इस पाइप के जरिए ये जवान खड़े हैं, लगातार उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा में नीचे डाला गया है। आप ये देख सकते हैं महावीर प्रसाद जी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं एनडीआरएफ के, वो लगातार इस मॉनिटर के जरिए नीचे की जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो इस मॉनिटर के जरिए निगरानी रखे हुए हैं। पल पल की अपडेट जो नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उस टनल की खुदाई की जा रही है, वो लगातार इस मॉनिटर के जरिए देखने का वो प्रयास करें। किसी प्रकार की जो दिक्कत होती है तुरंत ये मैसेज उन तक कन्वे होता है, और उस जो जवान नीचे है उसको प्रॉब्लम होने पर उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उसकी जगह टीम का दूसरा सदस्य नीचे भेजा जाता है, और लगातार उस चट्टान को तोड़ने की जो कोशिश है वो एनडीआरएफ के जवानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रदेश का सबसे लंबा रेस्क्यू ये कोटपुतली के कीरतपुरा गाँव का बन चुका है, क्योंकि इससे पहले जो गंगापुर सिटी में एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था जिसमें 7 दिन बाद उस महिला
महिला को बोरवेल के गड्ढे से निकाला गया था, लेकिन यहाँ जो 8वां दिन अब शुरू हो चुका है, तो कहा जा सकता है कि यह प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से 177 घंटे बीत चुके हैं, तो अभी भी समय की कोई निश्चितता नहीं कि बच्ची कब बोरवेल के गड्ढे से बाहर आएगी, क्योंकि अभी भी जो 2 फीट की खुदाई होना बाकी है टनल की, उसके बाद एल बैंड में भी जो खुदाई होना बाकी है, क्योंकि चट्टान है तो स्वाभाविक है कि पत्थर बड़ा सख्त है। अब पैरेलल जो हॉरिजेंटल जो खुदाई की जा रही है उसमें जब इतना समय लग गया, तो जो वर्टिकल खुदाई होगी तो उसमें और भी ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि बच्ची की जो लोकेशन, हालांकि जो अत्याधुनिक उपकरण मंगाए गए, जो एक्यूरेसी है उन यंत्रों के द्वारा उस बच्ची की लोकेशन मालूम करके उसके पैरेलल खुदाई टनल की जा रही है। जी, तो मतलब वो जो नई आप इक्विपमेंट्स बता रहे हैं उसके माध्यम से क्या ये पता चल पाया है बच्ची दिख रही है उन इक्विपमेंट से? कुछ पता चल पा रहा है वो कहाँ पर है? जी नहीं, देखिए एक जीपीएस नुमा एक जो यंत्र इन्होंने मंगाया है कंपास के जरिए, उस यंत्र से उसकी दिशा मालूम की जा रही है। बताया जा रहा है कि 160 से या 163 फीट की गहराई में वो बच्ची अटकी हुई है, जहां बोरवेल का गड्ढा खोदा गया था। तो उसके पैरेलल 8 से 8.5 फीट की दूरी पर एक पाइलिंग मशीन से एक गड्ढा खोदा गया था 170 फीट गहरा, और 170 फीट गहरे में जब जवान उतरे तो 163 फीट की दूरी के हिसाब से एक टनल खोदी जा रही है, और जो जीपीएस सिस्टम उसमें डाला गया है, उन यंत्रों की सहायता से उसकी जो कंपास के द्वारा जो लोकेशन है, जो दिशा है, वो देखकर टनल की खुदाई की जा रही है। एक्यूरेसी का पता लगा के उसकी खुदाई की जा रही है। आसपास की जो माइंस के वहाँ से भी उपकरण मंगाए गए हैं, वहाँ से जो टेक्निकल टीम के जो अधिकारी हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, उनको भी बुलाया गया था, और साथ ही जो एयरफोर्स के जो इंजीनियर है उनको भी यहाँ बुलाया गया था, ताकि जो बोरवेल में जो बच्ची फंसी हुई है और जिस जगह टनल खोदा जा रहा है वहाँ से उसकी लोकेशन की जो सही दिशा है वो मालूम की जा सके, क्योंकि जब टनल की पूरी खुदाई हो जाएगी बाद में पता चले कि दिशा है जो गलत चली गई, तो फिर से दोबारा दूसरी दिशा में जाना ना पड़े। इसलिए पर्याप्त इंतजाम, पर्याप्त जो सुविधाएं हैं, पर्याप्त उनके द्वारा जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर समय रहते इन बोरवेल को बंद किया जाता तो शायद आज नौबत ये नहीं आती, और अगर ऐसी आ भी जाती है नौबत तो उसके बाद भी हमारे पास ऐसे कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो बच्ची को बाहर निकाल सके। 7 से 8वां दिन आज हो चुका है, और आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी एक महिला के साथ ठीक इस तरीके की घटना हो चुकी है, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया है, ना ही बोरवेल बंद किए गए हैं, ना ही इक्विपमेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उन्हें अपडेट किया गया, उन्हें अपग्रेड किया गया है। गांव वालों से आपने बात की, एक बच्ची की आपने बाइट भेजी थी, क्या कहना है गांव वालों का? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रदेश में जो बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं होती हैं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, तो कहावत तो वही हो गई कि आग लगे खोदे कुआं, यानी कि जब आग लगती है तो कुआं खोदने की नौबत आती है। तो ऐसी नौबत नहीं आए, इसके लिए पहले से ही पूरे इंतजाम करने चाहिए। इतने अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। जो एनडीआरएफ की टीम होती है, जो इस प्रकार के डिजास्टर में जो अपना रेस्क्यू करती है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट मुहैया करवाने जाने चाहिए। जैसे बात करते हैं हम रोबोटिक सर्जरी की करते हैं, चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन 150 फीट गहरे गड्ढे में आज 8वां दिन है, तो बड़े एक सोचनीय विषय है कि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए कि क्विक रेस्पॉन्स वो दे सकें, और क्विक रेस्पॉन्स देते हुए इस बच्ची को, जो बच्चे गैस बोरवेल में गिर जाते हैं, उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर अपने एक पहल करनी होगी, इस ओर एक कदम उठाना पड़ेगा। जो बजट है वो स्वीकृत करके इस प्रकार के जो इंजीनियर बिल्कुल इन स्थितियों पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो और कितने बच्चे हैं जिनकी जान जा सकती है। बहुत धन्यवाद आपका हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल मौसम से जुड़ा आपको बड़ा अपडेट देने है। आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड वेव और घना कोहरा छाने के आसार भी हैं, कई इलाकों में पारा गिरने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो आज प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई इलाकों में पारा गिरने के आसार हैं। आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर घना कोहरा तो कहीं पर बारिश के आसार हैं। कोल्ड वेव और घना कोहरा छाने के आसार नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में पारा गिरने के आसार भी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। कोहरे की वजह से आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को वाहन चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्ड वेव और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बर्फ की चादर, ओस की बूंदे इस ठंडक को और बढ़ा रही है, और खासकर जो सर्द हवाएं हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है, ऐसे में जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार वातावरण को और ठंडक
फील हो रही है और ऐसे में अब लोगों को जो है अपने घरों से बाहर निकलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह सवेरे जो पूरा शहर है वो कहीं ना कहीं कोहरे की चादर में लिपटा है। और चलिए अब आपको जयपुर की ठंड दिखाते हैं, जहां पर जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहर सोमवार सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को 12 जिलों में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। तो यह है मौसम जयपुर का। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर खत्म होने के साथ साथ शीतलहर शुरू हो चुकी है। जी हां, राजस्थान के कई इलाकों में पारा माइनस भी पहुंचा है। यदि बात करते हैं माउंट आबू की, तो माउंट आबू में भी पारा 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। माउंट आबू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर -4 डिग्री तापमान भी पहुंचा है। यदि बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में घना कोहरा छाया हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले एक सप्ताह के भीतर ये कड़ाके की ठंड और तेज होगी और साथ में घना कोहरा भी छाएगा। इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ अल्बर्ट हॉल का हाल, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्बर्ट हॉल है और वहीं पर कोहरे की जो मार है वो देखने को मिल रही। साथ में अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो फोटो शूट कराने के लिए जयपुर में पहुँचे, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, चालू हो चुका है, वेडिंग सीजन भी है यहाँ पर। और न्यू ईयर एंडिंग के साथ साथ लोग जयपुर शहर में न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए आप पहुँचे। और ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ रामनिवास बाग के हाल। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि रामनिवास बाग में भी कोहरे की जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 2024 के खत्म होने के साथ से 2025 का वेलकम करने के लिए लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, शहरों से पहुँच चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह के भीतर कोहरा देखने को मिलेगा, साथ में कड़ाके की ठंड भी होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अजमेर में शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। सोमवार सुबह ही अजमेर शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। सर्दी और गलन के कारण लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। लगातार बढ़ती सर्दी और गिरते तापमान के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे। यहां रात का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो गई है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीगंगानगर आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के चलते सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का सीमावर्ती जिला आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे का येलो अलर्ट पिछले 2 दिनों से जारी किया हुआ है, जिसका अच्छा खासा असर न केवल आज बल्कि कल पूरे दिन रविवार को भी देखने को मिला। कल रविवार को श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान एक ही दिन में 4.7 डिग्री सेल्सियस गिर गया और जिसके बाद दिन का अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला से भी काफी ठंडा रहा। हालांकि घने कोहरे की बचाव के लिए लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बदल गई है। लोग अपने घरों में ही कैद हैं, साथ ही साथ घरों में रूम हीटर के साथ साथ अलाव का भी सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और हल्की हल्की जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में जो ठिठुरन का दौर है वो भी अब शुरू हो गया है। क्योंकि अब दिन का तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो रात का तापमान तकरीबन 6 डिग्री के आसपास आने की वजह से जहां रात के समय गलन का एहसास बना रहता है, वहीं दिन के समय घने कोहरे और चल रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बनना शुरू हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे का जो येलो अलर्ट जारी किया है, उसका अच्छा खासा असर न केवल जिला मुख्यालय पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। हालांकि ये जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। और चलिए बात उदयपुर की कर लेते हैं। उदयपुर में कोहरा छटने के बाद अचानक फिर तेज सर्दी का असर देखने को मिला है। एक ही दिन में 6 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते ठिठुरन वाला दिन बना रहा और कल रात बेहद सर्द थी। तो वहीं आज सुबह से भी सर्दी का असर तेज है, जिसके चलते उदयपुर वासियों और यहाँ आए पर्यटकों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में तापमापी के पारे में अचानक से गिरावट देखने को मिली है और कोहरा छटने के अचानक बाद में एकदम से ठंड का असर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक ही दिन में करीब 6 डिग्री तापमान गिरा, जिसके चलते उदयपुर वासियों की जो दैनिक दिनचर्या है वो खासी प्रभावित हुई है। आप देखिए, मैं गांव के उस मुख्य मार्ग पर मौजूद हूँ जो कि मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों की ओर जाता हुआ प्रमुख मार्ग है, लेकिन सुबह 9 बजे के आसपास का समय हो रखा है। अभी भी लगभग यहाँ पर वीरानी छाई हुई है, बहुत कम वाहनों की संख्या देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आम दिनों में वाहनों की संख्या जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिलहाल पर्यटन सीजन चल रहा है, ऐसे में बड़ी तादाद में पर्यटक इस रोड से अल सुबह से गुजरने लगते हैं। लेकिन कल जिस तरह से ठंड का असर शुरू हुआ, अचानक से तेज ठंड फिर से शुरू हुई, कोहरा जो था वो छटा और फिर एकदम से जो ठंड है वो उसने तेजी पकड़ी, जिसके चलते उदयपुर वासियों की जो दैनिक दिनचर्या है वो खासी प्रभावित हुई। जनजीवन जो है उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव जो है वो किया है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो 6 डिग्री तापमान में गिरावट एकदम से दर्ज की गई, जिसके चलते बीती रात जो थी बेहद ठिठुरन वाली रात थी, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं आज सुबह से ही ठंड जो है वो अपना असर दिखा रही है और लोग अपने घरों से देरी से निकल रहे हैं, तो वहीं गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्यटन स्थलों पर कुछ देर में पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31st सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक इस समय उदयपुर पहुंचे हुए हैं। तो पर्यटन स्थल जरूर गुलजार रहेंगे, लेकिन लोग इस दौरान भी ठंड से बचाव के जो उपाय है वो करते हुए नजर आएंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब जैसलमेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर ट्यूबवेल खोदते समय पानी निकलने का मामला सामने आया। तीसरे दिन जमीन से पानी निकलना बंद हुआ है। पानी निकलना बंद होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पानी और मिट्टी की अब जांच होगी। अलग अलग कंपनियों ने इसके सैंपल लिए हैं। दरअसल ट्यूबवेल खोदते समय अचानक से पानी का बहाव बढ़ने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ट्यूबवेल खोदी गई तो उसके बाद की क्या स्थिति आप देख सकते हैं, जहां पर पानी निकलना फिलहाल तो अब बंद हो गया है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बहुत मुश्किल रही। 3 दिन लग गए इस पानी को बंद करने में। पानी और मिट्टी की अब जांच होगी और पानी और मिट्टी की जांच के लिए जो है सैंपल अलग अलग कंपनियों के द्वारा लिए गए हैं। तो पानी निकलना फिलहाल बंद हुआ है। तीसरे दिन जमीन से ये पानी निकलना बंद हुआ है। तो 3 दिन लग गए पानी को बंद करने में। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में ये एक अद्भुत दृश्य जो है वो देखने को मिला है, जहां पर पानी जो है वो जोरदार तरीके से निकल रहा था। ट्यूबवेल खोदते समय पानी निकलने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। पानी के फव्वारे आप देख सकते हैं और कितना अधिक संख्या में पानी की बर्बादी यहाँ पर हुई है वो भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल राहत यह है कि अब ये पानी निकलना बंद हो गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक अद्भुत मामला सामने आया है। मोहनगढ़ के चक 27 बीडी के पास ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा, जिसके बाद लोग अचंभित रह गए। ये रिपोर्ट देखिए। फटी जमीन, फूटा फव्वारा, रेगिस्तान में अनोखा नजारा। सर्दी में बारिश देखी जाती है, उससे बड़ी ठंड भी महसूस की जाती है, लेकिन ठंड में ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा जैसे अपने टीवी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। लग रहा है ना कि तस्वीरें समंदर में उठती लहरों की है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उछल कूद मचाती लहरों की ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं। बोरवेल में खुदाई करते वक्त अचानक फटी जमीन, पानी ने लगाया 3-4 फीट का जोरदार जंप। पानी का प्रवाह इतना प्रबल था कि देखते ही देखते जमीन में समा गई खुदाई करने वाली मशीन। तालाब में तब्दील हुआ खेत। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र 27 बीडी का है मामला। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। इस अनोखी घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की है।
और गांव में पुलिस चौकी भी बना दी गई है। इधर मामले पर भूजल वैज्ञानिक नारायण दास कहते हैं कि दावों के उलट मौके पर गैस के रिसाव जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। और तो मुझे नहीं लगता कि गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस के ना तो गैस अगर होती तो पानी के साथ में कुछ बुलबुले जैसी भी कंडीशन होती, या बदबू या जो खुशबू कहे कुछ भी कह दें, गैस की जो स्मेल होती वो भी आती। लोग धूम्रपान भी कर रहे थे और जो वहाँ पे एक दो किसान रहते हैं वो लोग चाय वगैरह भी बनाई। तो ऐसा कुछ होता है तो वातावरण में सभी का मौसम है तो थोड़ी बहुत लग भी जाता है कि वास्तव में यहाँ पे। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास के मुताबिक हमारे यहाँ सैंडस्टोन और कठोर मिट्टी के नीचे पानी मिलता है, जो स्टोन और मिट्टी में दबा रहता है। जैसे इन परतों को तोड़कर वहां तक जाते हैं तो पानी प्रेशर से ऊपर उठ जाता है। भूजल वैज्ञानिक की बात अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल इलाके के बाशिंदे प्रकृति की इस लीला को अपने लिए विपत्ति मान रहे हैं और जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नों की रिपोर्ट। और अब बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है। टी आकार रेल पुल बनाने की मांग को लेकर महापड़ाव में नोखा सहित गांव के लोग होंगे शामिल। बंद और महापड़ाव के मद्देनजर प्रशासन और रेलवे पुलिस भी मुस्तैद है। तो संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है। बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। टी आकार रेल पुल बनाने की मांग को लेकर ये महापड़ाव देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बंद और महापड़ाव के मद्देनजर पुलिस और रेलवे पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। महापड़ाव में नोखा सहित गांव के लोग इसमें शामिल होंगे। टी आकार रेल पुल बनाने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान भी किया है। संवाददाता विक्रम इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, संघर्ष समिति ने नोखा बंद का आह्वान किया है, क्या जानकारी? देखिए, पिछले 14 दिनों से जो है ये संघर्ष समिति है वो यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रही है और इसमें रेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी इनकी बात हुई है, प्रशासन के साथ भी बात हुई है। लेकिन मांग जो है संघर्ष समिति की वो ये है कि जो ये रेल पुल जो बनना है वो टी आकार का बनाया जाए, जबकि रेलवे की तरफ से ये एल आकार का जो है सैंक्शन हुआ है और उसका एक काम भी इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश यहाँ की थी। तो फिर संघर्ष समिति के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एक बार काम को बंद करा दिया गया था। तो पूरा विवाद जो है वो टी आकार की रेल पुल को लेकर है। संघर्ष समिति यही कह रही है कि इस एल आकार के पुल से कोई फायदा नहीं मिलेगा और इसके समर्थन में पहले भी जो है नोखा में बंद बुलाया गया था। काफी लोगों ने इसका समर्थन किया था और आज जो है वो महापड़ाव की चेतावनी अब इन्होंने दी है संघर्ष समिति ने। आज नोखा के जो बाजार हैं उनको बंद रखा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो नोखा और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और एक बड़ा महापड़ाव होगा। इस महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। लेकिन कुल मिलाकर जो गतिरोध है वो वहीं बना हुआ है कि एल शेप का पुल नहीं बनाकर टी शेप का बनाया जाए, क्योंकि ये जो नवली गेट है वहां पर से जो रेलवे लाइन जा रही है उसके दोनों साइड रोड है। एक रोड जो है वो नागौर की तरफ जाती है और एक इधर अपने बीकानेर की तरफ आ रही है और एक जो है। बहुत धन्यवाद आपका विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल